वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो यहाँ पे हमारी डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लासेस है जो कि हम इरेक्शन की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। अगर इस थ्योरी को अच्छे से आपने पढ़ ली तो आपके 20 नंबर पक्के, क्योंकि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इरेक्शन की नहीं तो पियाजे की थ्योरी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलती है। इरेक्शन और पियाजे की थ्योरी के अलावा वाइगॉस्की की या कोलबर्ग की थ्योरी भी मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो रही है और होपफुली डेली 6 PM पे आपकी क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन जरूर करना। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और इजी वे में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शॉर्ट नोट्स के ज़रिए, बाकी आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं क्लास के बीच बीच में आपको बताती रहूँगी और आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि ईजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर ज़रूर करना है। स्टडी के बीच में मैं आप लोग को ये सब नहीं बोलूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 6 PM पे जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इरेक्शन की थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया है और उन्होंने जो यहाँ पे 8 स्टेजेस दिए हैं, इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ना है। और बहुत अच्छे से इसमें आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी किस तरीके से आपको याद होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इसके ट्रिक को याद कर लिया तो इरेक्शन की आप 8 के 8 थ्योरी को ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और 1 बाय 1 वहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इरेक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे। इरेक्शन की थ्योरी में जो भी उनके यहाँ पे सिद्धांत के ऊपर हैं, जो भी उनके यहाँ बेसिक्स टर्म्स के ऊपर हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इरेक्शन जो थे उनका जन्म यहाँ पे हुआ था 15 जून 1902 को, ठीक है। और ये एक जर्मनी के थे। तो ये आपको याद रखना है कि ये जर्मन के थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी आपके थ्योरी बताए हैं, चाहे पियाजे क्यों, तो पियाजे कौन से प्लेस के थे, कौन से, सबका अलग अलग है, आपको वो याद रखना है। आपका ये बोल सकते हैं कि ये सब पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा नंबर दिलवाने में, क्योंकि आप कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी चीज़ की स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिख दीजिए। जैसे कि पहला आप लोग लिख सकते हैं कि इरेक्शन का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये 2 चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इरेक्शन ने सोशल डेवलपमेंट यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक यानी साइकोलॉजिकल, इसमें एक वर्ड आ रहा है, साइकोलॉजिकल का मतलब मानव के व्यवहार का अध्ययन किया था। किसने किया था? इरेक्शन ने। तो आप लोग ये भी इस यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, जिससे आपके कुछ बेसिक पॉइंट होंगे, हाईलाइट करके आप पहले पेज को भर सकते हैं, ठीक है। अध्ययन यानी कि स्टडी, किसके बिहेवियर पे? ह्यूमन के बिहेवियर पे स्टडी की थी। वो क्या था? आपको इसको कह सकते हैं आप साइकोलॉजी, ठीक है। साइको सोशल है पर साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे पता चल गया। डेवलपमेंट यानी कि विकास, जैसे कि मैंने आपको बताया किस चीज़ पर विकास डिपेंड करता है, तो इरेक्शन कहते हैं कि सोसाइटी और कल्चर पर, ठीक है, और हमारे सोशल इन्वायरमेंट पर ये डिपेंड करता है कि एक इंसान का किस तरीके से डेवलप यानी कि विकास होता है, ठीक है। इरेक्शन कहते हैं कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बच्चे पर जन्म से बढ़ते ही होता है। ये आप लोग पेन कॉपी, मैंने इसीलिए बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद आएंगे वो मैं बता दूंगी, लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चे से बढ़ते समय पर, यानी कि बच्चा जैसे ही सोशल क्राइसिस में आती है, बच्चे के मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती हैं, और यानी आप ये कह सकते हैं बच्चा किसी दुविधा में होता है। तो ये स्टेज कौन सी होती है? आपके स्टार्टिंग की स्टेज में होती है। तो बच्चा उस कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि उस दुविधा को हर स्टेज पर किस तरीके से हैंडल कर लेगा, तो वो कुछ उसकी विशेषताएं जो धीरे धीरे क्या होंगी? डेवलप्ड होती जाएंगी। तो जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी? पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर डालेगी, ठीक है। यानी कि उसके बिहेवियर पर भी बहुत अच्छा उसका पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाली है। इरेक्शन ने आपकी थ्योरी दी है, उस थ्योरी पे जो, यानी कि जो सिद्धांत इन्होंने दिया है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, वो जो है वो पूरी जीवन अवधि में होने वाले विकास पे दी है। किस पे दी है? जो बच्चे के पूरे जीवन में चलने वाली जो डेवलपमेंट होती है उस पे दी है। और ये उनको अवस्था देने के लिए उन्होंने 8 स्टेजेस को निकाला है, जो हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इरेक्शन ने अपनी एक फेमस बुक भी दी है, चाइल्ड एंड
सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 में आई थी। चाइल्डहुड एंड जो 1963 में इनकी बुक्स आई थी, अगर आप हिंदी में इसे लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं बाल्यकाल और समाज। वैसे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, आप बुक का नेम हो कुछ भी ऐसा हो तो कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये सारे के सारे थ्योरी में उन्होंने धीरे धीरे सुधार भी किए थे। इस बुक में उन्होंने साफ किया है कि कोई भी मनुष्य केवल सिर्फ जैविक और मानसिक प्राणी नहीं होता। जैविक इन द सेंस कि वो एक बायोलॉजिकल या फिर आपका एक मेंटल इंसान ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एनिमल हो गया, सॉरी, ठीक, पर्सन नहीं होता कोई भी। इट ऑल्सो हा सोशल पर्सन भी होता है। सोशल इन द सेंस कि उन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई भी इंसान, इस थ्योरी के जब उन्होंने सुधारा था तो बोला था, इस बुक में साफ बताया था कि कोई भी इंसान क्या होता है, सिर्फ एक बायोलॉजिकल तरीके से ही नहीं डेवलप होता, एक सामाजिक तरीके से भी उसका डेवलपमेंट होता है। इसी चलते ही उन्होंने अपने 8 अवस्थाएं यानी कि अपने जीवन अवधि के बारे में 8 अलग अलग सी स्टेजेस उन्होंने बताई थी। और एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको उनका नाम याद रखना है। सबने अपने अलग अलग दी, जैसे पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी और वाइगोस्की ने सोशो कल्चर थ्योरी दी थी। इस तरीके से आपको सारे नाम याद रखने हैं। तो ऐसे एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, मनोसामाजिक विकास, और इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लाइक स्पैन थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ यूनिकनेस, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस। ऐसे ही कुछ नाम हैं जो आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। ये सारे स्टेजेस जो यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने दी है, जो कि आगे हम लोग यहाँ 8 के 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे जो 8 आपके स्टेजेस यहाँ पर हैं, इसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट दिए गए हैं। और ये पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस करता है, जैसे मैंने आपको बताया, जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। इस सिद्धांत में पूरा जीवन अवधि में होने वाले जितने भी, यानी कि पूरे लाइफ स्पैन में जितने भी डेवलपमेंट होने वाले हैं, उसके ऊपर पूरी की पूरी बात एरिक एरिक्सन ने यहाँ पर बोली थी। ये एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर सकते हैं आप, एग्ज़ाम के लिए आपको याद रहेगी। कोई भी एक स्टेज, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेज खुद में है, बल्कि हर एक स्टेज की यहाँ पे धीरे धीरे जो भी डेवलपमेंट होती जाएगी वो दूसरे को क्या करता जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट स्टेज पर प्रभाव डालती है। हम जो पहला स्टेज पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं पहला ही स्टेज दूसरे स्टेज पर प्रभाव डालेगी, ठीक है। और ऐसे ही करके सारे अलग आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ आप लोग चाहे तो इन स्टेजेस बोल लीजिए, या फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी इनका आप प्रिंसिपल या क्या क्या उनके सिद्धांत थे, तो आप तब भी इसका आंसर सेम लिख सकते हैं, ठीक है। विकास का सिद्धांत के ऊपर भी आप ये सारे के सारे लिख सकते हैं। तो चलिए पहले 1 बाय 1 करके इनके 8 मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आता है आप लोगों के जो 8 स्टेजेस उन्होंने दिए थे। पहला आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास और अविश्वास, जो कि 0 से 1 साल तक चलती है। दूसरा उन्होंने दिया था ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी आएगा, नेक्स्ट आपका आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप जो कि 4 से 6 साल तक चलती है। फोर्थ आपका आएगा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, जो कि 7 से 12 साल तक, यानी परिश्रम और हीनता के ऊपर आपकी आती है। और नेक्स्ट आती है आपकी पहचान भूमिका भ्रांति, यानी कि रोल कन्फ्यूजन के ऊपर। नेक्स्ट आता है आपका 6 इंटीमेसी और आइसोलेशन, जो कि आपकी घनिष्ठता और अकलाव, जो कि 20 से 30 साल। ये ऊपर नीचे एजेस होती रहती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। कहीं कहीं पर अगर मैं देखूँ तो 0 से 1 साल तो चल रही है, बट उसके बाद धीरे धीरे चेंज होता है, तो आप इनमें थोड़ा मोड़ा ऊपर चल जाएगा। बीएड में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7th आपके जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन के ऊपर है, यानी कि जनात्मक और उसकी स्थिरता। और संपूर्णता बनाम लिख सकते हैं, या फिर निराशा, यहाँ पे निराशा आएगा, डिस्पेयर लिखा है, ठीक है। निराशा यानी ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसपेयर, जो कि यहाँ पे 65 ईयर के बाद या 50 के बाद भी अप्रॉक्स बोला जाता है, तो 50 साल के बाद भी, तो ये आप एजेस लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात आ जाती है कि ये कौन सी अवस्था होती है, तो जैसे 0 से 1 साल की है तो हम इसे शैशवावस्था कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी होती है यहाँ पे जो 2 से 3 साल तक या फिर जो भी आपकी आ रही है, वो होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ।
नेक्स्ट आता है ये आपकी खेल अवस्था होती है, जो कि हमारी नेक्स्ट स्टेज चलेगी। इसमें हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप चाहे तो इसे अलग सा लिख सकते हैं। और ये 7 से 12 वाली जो कि हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी परिश्रमहीनता होती है, वो हमारी स्कूल अवस्था चलती है। उसके बाद यह होती है हमारी किशोर अवस्था। ठीक है, ये कुछ इनकी अवस्था के बारे में आपको हेल्प करेगा। और ये होगी आपकी प्रारंभिक वयस्क अवस्था। ठीक है, एडोलसेंस यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे लास्ट होगा आपका परिपक्वता अवस्था होती है। ठीक है यहाँ पे, और ये वाली एज भी आपका होगा वयस्क अवस्था। ये सारी आपकी अवस्था दी गई हैं अलग अलग। यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था हो गया और ये स्टार्टिंग है और ये पूरी व्यावस्था खाएगी, जो कि आपकी जनरेटिव और स्टैग्नेशन के ऊपर आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये कुछ आपके यहाँ पे अवस्था दे रखी है जो कि आपको यहाँ पे दिखने वाली है। पहले हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। कौन सी यहाँ पे आपके 8 के 8 एक्सप्लेनेशन में जो आपको बेनिफिट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे आप लोग। कि ये 8 स्टेजेज हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। कौन सी होती है? इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन्फेंट है, शैशवावस्था बताया था। टॉडलर वाली कौन सी होती है? प्री स्कूलर, ग्रेड स्कूलर, टीनेजर, यंग अडल्ट, मिडल एज और ओल्डर अडल्ट। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हिंदी मीडियम वालों का पीछे मैंने लिख दिया था। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी कुछ वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हम लोग बाकी की ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे आपको याद करना है, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की। विश्वास यानी कि आपका इंग्लिश वर्ड बता दिया। ट्रस्ट आपको याद रहेगा, आप हिंदी में याद कर लीजिए, इंग्लिश तो आप लोग इजीली बना लेंगे। स्वतंत्रता यानी कि ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी आपको याद हो सकता है। आप लोग अगर इनका 8 नाम याद कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। के साथ पहल की, पहल मतलब इनिशिएटिव। ठीक है, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई। परिश्रम करके यानी कि इसमें इंडस्ट्री आएगा। पहचान बनाई, पहचान का मतलब आइडेंटिटी आ जाएगा। तब उसकी घनिष्ठता मिली, घनिष्ठता मिली यानी कि उसका इंटीमेसी। और जनन संपूर्ण हुआ। जनन यानी कि जनरेटिव, और संपूर्ण हुआ इन द सेंस आपका आ जाएगा, संपूर्ण कह सकते हैं या फिर पूर्णता हुआ। अगर आपको याद करना है कुछ भी तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रिटी। तो आप इसका पूरा का पूरा इजीली यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है। विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल करी, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तब उसकी घनिष्ठता मिली और जनन संपूर्ण हुआ या फिर पूर्णता हुआ। और इसी का आप इंग्लिश वर्जन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आपको याद करेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को भी इसका इंग्लिश वर्ड याद हो जाएगा। और बेसिकली आप लोग इनके 8 स्टेजेस को अगर इस तरीके से याद कर लेंगे तो आप खुद ही छोटे छोटे पॉइंट्स में आप इजी तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास आई होप बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे जो आपके एग्जाम में आपको आंसर बड़ा करने में हेल्प होगा। स्टार्टिंग में आप एरिक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके 8 स्टेजेस के बारे में, और उनमें उनको किस किस अवस्था से क्या क्या बोला जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और कौन कौन सी एज, जैसे कि आपकी पहली है वो 0 से 18 मंथ तक चलती है। दूसरी वाली ऑटोनॉमी वाली 18 से 3 साल तक। उसके बाद 3 से 5 साल तक लगभग चलती है। और ये आपकी 5 से 13 साल तक। और आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो होती है वो नेक्स्ट एज, वो आपकी 13 से 21 साल। तो इस तरीके से आपके 65 ईयर ओल्ड जो कि लास्ट स्टेज 8th स्टेज होती है वो आपकी 65 प्लस उसके आगे चलती है, जो कि एक ओल्डर अडल्ट की एज होती है। अब हम पहले वाले स्टेप पढ़ लेते हैं, यानी कि हम पहले वाले में जानेंगे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या होता है और उसके बारे में हम डालेंगे। यानी कि ये वो जो कि मैंने आपको बताया है कि ये पहली अवस्था है। ठीक है, जिसको हम लोग कहाँ से 1 से लेकर लगभग 0-1 से बता सकते हैं, या फिर आप ये भी है बर्थ से लेकर 1.5 साल तक या 0 से लेकर 1 साल तक चलने वाली, तो ये वाली अवस्था होती है। इस पर आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात है, यानी कि विश्वास और अविश्वास की बात आ गई। तो इसमें क्या होता है, बच्चा पूरी तरीके से अपने माँ पर डिपेंड होता है। यानी किस, जैसे माँ पे डिपेंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि जो बच्चा है इन्फेंट जो है वो देखभाल पर दूसरों पर निर्भर उसे रहना चाहिए या रहता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें वो क्या करता है, बच्चा पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे कि अपने माँ पर या फिर अपने पापा पर, पूरे पेरेंट्स पे, किसी पे भी कह सकते हैं। कोई डिपेंड इन द सेंस किस तरीके से केयर होनी चाहिए, क्या क्या उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसे बड़ा किया जा रहा है, यानी कि नरिशमेंट जिस तरीके से मिल रही है वो प्रॉपरली हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, एक वो एक रियलायबल केयर बोल सकते हैं, जो कि
वो उसे दूसरों पे विश्वास करना आ जाएगा कि हाँ, तो उसे उस सेंस में ट्रस्ट की जब समाज की सहायता चाहिए होगी तो उसकी कहाँ होगी, समाज पर उसे विश्वास होगा, लोगों पर उसको धीरे धीरे ट्रस्ट होना चालू होगा। तो वो कौन सी एज में होता है, 0 से 1 साल की उम्र में। जैसे यहाँ पे है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल केयर गिविंग एंड मीटिंग इन्फेंट नीड लीड टू सेंस ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि वही बात है कि बच्चों को बड़ों पे भरोसा करना आ जाएगा धीरे धीरे। कैसे कि हाँ, उसे लाइफ में जो भी उसकी केयर हो रही है, कंसिस्टेंसी केयर हो रही है, वो किस पे हो रही है, दूसरों पे विश्वास करना होना चाहिए कि हर एक चीज़ जो छोटी से बड़ी है, क्योंकि छोटा बच्चा है उसको तो हर चीज़ की केयर किस पे है, दूसरों पे निर्भर ही रहना होगा उसे। ठीक है, छोटी से बड़ी चीज़ें होंगी कि बच्चे जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे देखता है, बच्चा उसे फील होता है कि हाँ, उसे माता पिता से बहुत प्यार मिलता है और एक तरीके से ऐसे चीज़ों को देख कर उसमें ट्रस्ट पैदा होने लग जाता है। इन्फेंट हु आर नॉट वेल केयर्ड फॉर विल डेवलप मिसट्रस्ट। अब इसकी बात आती है मिसट्रस्ट की बात आती कहाँ से है। मिसट्रस्ट की बात इसमें यहाँ पे ये आती है कि कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं की जाती है, तो वहाँ पर बच्चों को एक तरीके से क्या होगा, मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास का डेवलपमेंट होता है। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को मतलब लाइक रोते हुए, बिलखते हुए या फिर चिल्लाते हुए छोड़ देते हैं, तो बच्चों के अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, किस तरीके की भावना डेवलप होगी, मिसट्रस्ट की, कि उसे पता है कि कोई उसका केयर करने वाला नहीं है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, वो कोई रोए कोई धोए से कोई मतलब नहीं है। तो ये आती है आपकी पहली स्टेज में। और अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक जैसे अगर हम देख लें तो इसमें बच्चे की होप डेवलप होगी। अब चाहे वो आपकी ट्रस्ट पर हो, चाहे वो आपकी क्या हो, मिसट्रस्ट पे, उसकी जो उम्मीदें होंगी वो कैसे होंगी, धीरे धीरे डेवलप करती हैं। तो ये आपके पहले करेक्टरिस्टिक्स की जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो ओवरऑल होप होगा कि उसे पता है कि इन फ्यूचर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, तो उसमें अगर लाइफ में उसको कोई भी उतार चढ़ाव आएंगे तो उसकी लाइफ में सब कोई मदद करने के लिए समाज है। ठीक है, फैमिली है, पेरेंट्स है, उसको पूरा का पूरा उम्मीद है कि वो उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। जैसे कि अगर हमने इस एज में देखा तो ये पूरा का पूरा बच्चा किस पे डिपेंड है, यहाँ पर वो अपनी माँ पर डिपेंड है। ठीक है, मदर पर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग पहले स्टेज में लिख सकते हैं। दूसरी जो स्टेज आती है वो आपके आती है, पूरी सेकेंड स्टेज भी उसी पे आती है। सेकेंड आता है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट के ऊपर बोल सकते हैं, जो कि 1 से 3 साल तक चलती है। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 3 ईयर तो आप मैक्सिमम याद रखिए। अब चाहे वो 1.5 से चालू हो रही हो, चाहे 2 से, आप कुछ भी लिख लेंगे, नंबर मिल जाएंगे। तो ऑटोनॉमी और सेम एंड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वायत्तता बनाम स्वयं एवं संदेह के ऊपर, जो कि बच्चा 1.5 से 3 साल तक की ये स्टेज चल रही होती है। इसमें बच्चा अपने इन्वायरमेंट पे एक्सप्लोर करना शुरू करता है। एक्सप्लोर मतलब अब वो धीरे धीरे चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करेगा। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि बच्चा पहले क्या करेगा, इस एज में एक्सप्लोर करेगा। ठीक, अब वो कुछ ना कुछ चीज़ों पे अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू करेगा। ठीक, और धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ चीज़ की खोज करेगा एंड देन वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर बच्चा उसमें सक्सेसफुल हुआ तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि स्वतंत्रता आ जाती है उसमें। तब बच्चा क्या होगा, कुछ अब धीरे धीरे बच्चा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो पहला वही है कि चिल्ड्रन आर डिस्कवरिंग देयर ओन इंडिपेंडेंस, यानी कि इस एज में बच्चा अपनी इंडिपेंडेंस को खोजता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देखता है। दोज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंस विल गेन अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि इसमें बच्चे की जो इंडिपेंडेंस का अनुभव उसे मिलता है, तो धीरे धीरे उस अनुभव का करने का अवसर उसे दिया गया होता है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता का विकास होता है। यानी कुछ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चे को कुछ काम करने ही नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा कि अरे नहीं करना, थोड़ा भी कुछ गलत हुआ तो हेल्प करने पहुंच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बच्चा पेंटिंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा कुछ एक्सप्लोर करेगा, एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि अपने चलो हाथ छाप के देख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो नए तरीके की कला करेगा। बट अगर यहाँ पे कुछ ओवर प्रोटेक्टिव, यहाँ पे ओवर पॉजेसिव पेरेंट्स भी कह सकते हैं कि अगर हाँ बच्चे के कहीं हाथ में कलर ना लग जाए ज़्यादा, या फिर कलर गिर ना जाए, बच्चे को कुछ वो ना हो जाए, तो कुछ ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे की वजह से क्या होता है, वो हेल्प करने पहुंच जाते हैं। तो बच्चे के अंदर जहाँ पर कुछ पेरेंट जो ओवर प्रोटेक्टेड बोल लीजिए या फिर ओवर पॉजेसिव बोल लीजिए, अगर ऐसा होता है तो बच्चे के अंदर फीलिंग आ जाएगी। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि हाँ उसे किसी ना किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होगी, कोई ना कोई उसे हेल्प करने वाला होगा, यानी कि वो उसे महसूस होने लगेगा कि वो अकेले कोई काम को नहीं कर सकता।
एक तरीके से उसमें क्या आ जाएगा, डाउट आने लगेगा। तो डाउट कब आ जाएगा कि अगर कोई ऐसे ओवर प्रोटेक्टेड उसे दिखाने लगेगा, पॉजेसिवनेस दिखाने लग जाएंगे। बट अगर बच्चे को यहाँ पे इन्वायरमेंट देकर उसे एक्सप्लोर करने की और उसे इंडिपेंडेंट हर चीज़ को करने की यहाँ पे परमिशन दी जाएगी, तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी में यानी कि स्वतंत्रता होगा कि हाँ वो हर एक काम को कर सकता है, उसे हर एक काम को ट्राई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर होनी चाहिए, इन दोनों के अंदर यही है। और एरिक्सन के सिद्धांत यानी जो हमारी ये सेकंड स्टेज है, जिसमें हमने बताया था कि जब बच्चे जैसे हैं इसमें अपने माता पिता की या फिर देख रेख करने वाले पे बच्चे के अंदर उस पर एक जनरेट पैदा होता है कि हाँ, कि उसका नेचर दिन पर दिन क्या हो रहा है, उसे पता है कि हमारे पेरेंट्स इतने केयरिंग है तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। बट वहाँ पर जहाँ पे ओवर पॉजेसिव या ओवर प्रोटेक्टिव वाली बात आ जाती है, तो बच्चे को अपने काम में या तो शर्म आने लगेगी या तो डाउट होने लग जाएगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंस उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, चिल्ड्रन डेट आर ओवरली रिस्ट्रेंड और पनिश्ड हार्शली विल डेवलप शेम एंड डाउट। यानी कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा कठोर रूप से दंडित होते हैं वे शर्म या संदेह का विकास करेंगे। यानी कि बच्चा थोड़ी सी गलती कर दे कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर सबके सब मिलके कर रहे हो, अगर कोई भी काम या घर गंदा किया तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी या फिर तुम्हें डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, कुछ भी ऐसा हुआ तो बच्चे को क्या होगा, धीरे धीरे उस चीज़ों से यहाँ पर डाउट आने लग जाएंगे, शेम होने लग जाएगा। तो इस चीज़ का दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे कहेंगे कि बच्चे के अंदर यहाँ पर विल पावर आएगी। ठीक, इसका करेक्टरिस्टिक्स भी आपको अगर लिखना है तो सबसे छोटी बात है कि इसमें बच्चे के अंदर विल पावर आएगी। ये इसका इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से आपके नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, जो कि आपकी स्टेज नंबर 3 यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जिसे आपको कह सकते हैं पहल और दोष। ये आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है और ये जो स्टेज होती है वो आपकी कितनी 3 से लेके 5 वर्ष तक की होती है। यानी कि बच्चा इसमें स्कूल जाने लगता है, अब इंट्रापर्सनल स्किल को एक्सप्लोर करने लगता है। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब क्या होता है कि बच्चा अब इसमें कोशिश करेगा कि दूसरे बच्चों से बात करने की कोशिश करता है, ठीक है, और बच्चों पर अपना प्रभाव डालना चालू कर देता है। तो इंट्राप्लस, यहाँ पे मैं स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अपना धीरे धीरे दूसरे बच्चे पर प्रभाव डालना चालू कर देता है। इस वाले स्टेज में यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में बच्चा कुछ नया करे, ठीक है, नया करने की कोशिश करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करता है। मैंने कहा है पेन कॉपी ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट और इजी पॉइंट जो कि मैं आपको इसमें 1 बाय 1 बताती रहूँगी। बाकी शॉर्ट्स तो मैंने यहाँ पे आपकी PDF में डाली दी है, मैं आपको टेलीग्राम पे ये वाली PDF दे दूँगी जिससे आपको कुछ पॉइंट मिल जाए। तो कुछ नया करने का ट्राई मतलब इससे बच्चों को प्रमोट करेगा कि तुम्हारा जो सेंस में काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव आएगा, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक, यहाँ पे बात आती है कुछ नया करने का ट्राई, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग हैं कि बच्चा कोई भी एक उस काम को उस इतने अलग तरीके से करके दिखाएगा जिससे कि बाकी बच्चों पर भी उसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो वो उसे यहाँ पे क्या करेगा, प्रमोट करेगा, बच्चे को इनिशिएटिव देगा। इनिशिएटिव यानी कि बच्चा सबसे पहले पहल करेगा कि वो उस काम को बाकी बच्चों से सबसे अच्छे तरीके से और नए तरीके से करके दिखाए। तो ये तो बात आपकी इनिशिएटिव में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे पहला है चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू द वाइडर सोशल वर्ल्ड एंड गिवन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बच्चों को यहाँ पर अवगत कराया जाना चाहिए कि किस तरीके से सामाजिक यानी कि आपके सोशल वर्ल्ड हैं उसकी क्या क्या यहाँ पे जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे बच्चा जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, यहाँ पे जो भी इनिशिएटिव पहल दे रहा है, तो यहाँ पर पेरेंट्स को या फिर टीचर्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो इस बात की उन्हें ये बात अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी बच्चा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या फिर वो कर रहा है, इनिशिएटिव अपनी कोशिश कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, ठीक है। सेंस ऑफ एक्म्पलिशमेंट लीड टू इनिशिएटिव, पहल जो रखता है, वेयर एज फीलिंग ऑफ गिल्ट कैन इमर्ज इफ द चाइल्ड इज मेड टू फील टू एन एक्सेसर ऑफ इर्रेस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब बच्चा किसी पहल की ओर जाता है, बट अगर उसके अंदर धीरे धीरे पता चलने लग जाता है कि वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी गलतियाँ निकालने लग जाएंगे कि नहीं इस तरीके से नहीं करना, और उसके में हर जगह पर पनिशमेंट हैगा, उसे एनिक्सिशियस और इनरिस्पॉन्सिबल यानी कि हर जगह दिखाएंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो काम के। तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा वो क्या करना लगेगा, वो इररिस्पॉन्सिबल, उसे गिल्टी फील होने लग जाएगी
और वो धीरे धीरे गैर जिम्मेदार अपने आप को महसूस करने लग जाएगा कि हाँ वो ये काम को नहीं करता। जैसे आपने देखा भी होगा काफ़ी टाइम स्कूल में ऐसा होता है कि टीचर किसी बच्चे को बार बार किसी बात पे जानती है कि तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारे तो कभी नंबर नहीं, सिर्फ तुम्हें घूमना होता है या फिर हर बार पेपर में फेल होगा, तुमसे नहीं होगा। तो बच्चे को एक तरीके से क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर गिल्टी महसूस होने लग जाएगी, वो हर चीज़ को लेके इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो धीरे धीरे अपने आप में खुद ही महसूस करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का करेक्टरिस्टिक्स आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि क्या विशेषताएं इस स्टेज की। तो सबसे अच्छा जैसे इनिशिएटिव है, बच्चा जब पहल करता है तो इनिशिएटिव्स का पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि हाँ लाइफ का एक उसका विजन, लाइफ का क्या होगा उसको विजन मिलेगा कि वो जो कुछ नया करके लाइफ में कुछ कर सकता है। तो पर्पस होना चाहिए एक लाइफ का कि वो कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी अच्छे काम को करे तो उसका एक उसका मन में उद्देश्य होगा कि कुछ नया करके वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। अब ये सारे कुछ नया करने की बात आती है तो कुछ नया उसे कहाँ से मिलेगा, उसे बात आती है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इन्वायरमेंट उसे किस तरीके से मिल सकता है, अब वो चाहे वो उसका परिवार हो, ठीक है, चाहे उसके पेरेंट्स हों या फिर उसके फ्रेंड्स हों, ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी आप लोग उनकी यहाँ पर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, तभी बच्चा अच्छे से इनिशिएटिव कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो उसको पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट, उसका ओवरऑल जो पहल मिलेगी वो इन्हीं सब से मिलेगी, फैमिली, फ्रेंड्स और पेरेंट्स से। और अगर इस तरीके से वो बच्चा यहाँ पर उसको पहल करने को, इनिशिएटिव करने को नहीं मिलता, तब बच्चे के अंदर जो कि आपका गिल्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, तो बच्चे को एक तरीके से क्या होगा, गिल्ट महसूस होने लगेगा और उसे महसूस हो जाएगा कि वो कोई काम करने में सक्षम नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका आता है स्टेज नंबर 4, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी कहते हैं, और जिसका आपको यहाँ पे हिंदी में परिश्रम या फिर हीनता या फिर आप हीन भावना भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाली स्टेज आपकी 6 से 11 साल की या 5 से 12 साल की, सब में अलग अलग है इसलिए मैं आपको दोनों बता रही हूँ। आप ये एज लिख सकते हैं, चाहे 5 से 12 साल की हो चाहे 6 से 11 साल की हो, आगे पीछे इसमें होता है। आप कोई सी भी एज लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में अलग है, मैंने काफ़ी नेट पे भी सर्च किया कि आप लोग ईयरली बताऊं, तो मैंने आपको जो फ्रंट में फ्लो चार्ट जो दिया हुआ आप उसके अकॉर्डिंग ईयरली लिख लीजिए, इसमें आपको कोई नंबर कट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आती है इंडस्ट्री यानी कि परिश्रम की बात आती है। तो परिश्रम करके बच्चा, इसमें क्या होता है कि बच्चा इसमें परिश्रम करके कुछ अच्छा अचीव कर लेगा, मेहनत करेगा तो उसकी लाइफ में क्या होगा, वो उससे कोई भी चीज़ को अच्छा अचीव कर लेगा। ठीक है, ये वो वाली स्टेज होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा स्कूल में कोई सी भी एक्टिविटी या कोई भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो एक तरीके से ये कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि बच्चा अगर स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेगा तो वहाँ पर टीचर यहाँ पे एक्सपेक्ट करने लग जाएगी। एक पॉइंट ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि बच्चा अगर स्कूल में परफॉर्म करेगा अच्छा तो यहाँ पे टीचर एक्सपेक्ट करने लग जाएगी कि हाँ, उससे उम्मीदें रखने लग जाएगी कि ये वाला बच्चा बहुत अच्छे से काम करता है तो इसको और आगे वो करता है। अगर वही बच्चा घर पर अगर अच्छा काम करने लग जाता है तो वहाँ पर फैमिली उससे उम्मीद करने लग जाएगी। ठीक है, कि जैसे हमारे घर में भी होता है कि कोई भी काम को हम तुरंत करते हैं या फिर अच्छे से करते हैं तो घर वालों को भी पता होता है कि ये काम इसी को देते हैं, जल्दी करेगा, दूसरा तो कोई सुनता ही नहीं है। और तीसरी यही बात आपकी फैमिली पर भी आ जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पर आ जाएगी। फ्रेंड्स और सोसाइटी आप चाहे दोनों ले लीजिए, तो फ्रेंड्स और सोसाइटी में भी यही है कि वो लोग भी यही एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम दोस्तों के साथ या फिर समाज के साथ कोई भी अच्छा काम करने लग जाएंगे तो सामने वाले से को भी हमसे उम्मीद हो जाएगी। यानी जब लोग यहाँ पे बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेहनती होने लग जाएगा। तो उसे अचीवमेंट यानी किससे, जो वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट यहाँ पर हासिल कर रहा है, ठीक, उससे बच्चा जो उसे लाइफ में अचीवमेंट धीरे धीरे मिलती जाएगी तो उसे इंकरेजमेंट मिलती जाएगी, तो वो क्या होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे प्लस पॉइंट की बात है कि अगर कोई काम को, जैसे अगर हमें धीरे धीरे हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमें दिखता है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, अचीवमेंट मिल रही है, वो इंकरेज हो रहा है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगता है, वही आपकी इंडस्ट्री में आ जाता है। यानी कि स्टेज ऑफ लाइफ सराउंडिंग मास्टरी ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल। ठीक है, आसपास का जो भी हमारे लाइफ का, चाहे वो कोई भी हमने किसी भी नॉलेज को लेकर मास्टरी कर रखी हो, स्किल्स में लेकर होगी, तो वो क्या होगा, हमारे आसपास के जीवन का एक स्टेज कह सकते हैं। हमारे सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट लीड टू इंडस्ट्री, यानी कि हमारे अंदर जितने भी
क्षमता और उपलब्धि की भावना है, अगर वो आगे अचीवमेंट की ओर लेके जाती है तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो ये हमारी इंडस्ट्री होती है। दूसरी तरफ यही नीचे का पॉइंट आ जाता है क्या, इन्फेरिटी यानी कि हीन भावना आने लग जाती है। इन्फेरिटी की बात करूँ, इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल तरीके से देती हूँ कि ये वो एक हीन भावना बच्चे में किस तरीके से आती है कि बच्चा अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि एक तरह बच्चे को इनकरेजमेंट मिली कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया और अच्छे अच्छे तरीके से काम किया, तो वो टीचर भी उससे उम्मीद करेगी, फैमिली भी कर रही है, सोसाइटी भी देखेगी, हाँ भाई बहुत अच्छा बच्चा है। सोसाइटी में जैसे हम लोग होता है कि जब मिलता है तो वाह उसका बच्चा कितना अच्छा है, अच्छे से हमें नमस्ते करता है, उसके तो कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अपने स्कूल का टॉपर है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट अगर यही दूसरी तरफ देखें कि हमें पता है कि पूरी सोसाइटी में हर कोई भी बच्चा या फिर एक समान नहीं होता, हार्ड वर्क सब करते हैं, पर कभी कभी कोई अचीवमेंट इसको अच्छी मिलती है, किसी किसी को नहीं मिलती है। बट हार्ड वर्क के मतलब यहाँ की, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके बाद भी उसको यहाँ पे अचीवमेंट नहीं मिलती, तो सोसाइटी क्या करेगी, उसे डायरेक्ट वहाँ पे ताने भी मारने लग जाती है, देख उससे कुछ सीख, तेरे से ज़्यादा तो उसके अच्छे नंबर आते हैं, उससे ज़्यादा तो तुझे रहने का तरीका है, लाइक इस तरीके से बहुत सारे उसको जवाब मिलने लग जाते हैं। तो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे डिस्करेज होने लग जाता है, ठीक है, डिस्करेज यहाँ पे होने लग जाएगा और उसके अंदर एक इनफेरिटी यानी कि एक हीन भावता आने लग जाती है, इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे क्या है कि बच्चे के अंदर अब डिस्करेजमेंट आने लग जाएगा। अब बच्चा अपने आप को किस तरीके से पैदा होगा कि उसे फीलिंग आने लग जाएगी कि वो किसी भी काम को सही से नहीं कर सकता और उसके अंदर एक हीन भावता की धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगी, उत्पन्न होने लग जाती है। तो उसका मेन करेक्टर्स आप ये लिख सकते हैं, कॉम्पिटेंस, सबसे इजी वर्ड कॉम्पिटेंस आप लोग याद सकते हैं, यानी कि बच्चा सक्षम होना चाहिए, हार्ड वर्क करके समाज में कॉम्पिटेट किया जा सकता है, ये एक सबसे बड़ी विशेषता आप स्टेज नंबर 4 में देख सकते हैं। अब इसके भी इन्फ्लुएंस आप इन्वायरमेंट देखेंगे तो स्कूल, पेरेंट्स और सोसाइटी ही होगी। अगर इनसे अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा तो अगर बच्चा पहल करना जा रहा है, अगर यहाँ पे स्कूल का हो चाहे पेरेंट्स का या फिर सोसाइटी का, उसे सपोर्ट मिलने लग जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, आगे बढ़ सकता है, अचीवमेंट उसे मिल सकती है, ठीक है। स्टेज नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टेज 5 हमारी किस पे आती है, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन मतलब किशोर अवस्था और भ्रम के ऊपर, ठीक है, भ्रांति भी कह सकते हैं, भ्रम भी होता है। हिंदी में बहुत अलग अलग तरीके से नाम है, आप इंग्लिश वर्जन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक की एज आप लोग कह सकते हैं, ये तब चलती है, ठीक है। अब ओवरऑल देखेंगे तो ये एक तरीके से एडोलसेंस में ही आ गया, आपके किशोर अवस्था में इंक्लूड हो जाता है, ठीक। किशोर अवस्था के अंदर सेंस, अब इसमें फिजिकली चेंज जो हमारे हो रहे हैं, मेंटल चेंज हो रहे हैं, उसके डिमांड, उसे सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएगा। जैसे कि आ जाता है कि जैसे मैं एग्जांपल देख ले, जैसे हमारे इसमें जो एज होती है एडोलसेंस के अंदर, इसमें बच्चे के अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एज में अब बच्चे के अंदर क्या होगा, फिजिकली चेंज आने लग जाएगा, ठीक है, और बच्चे के अंदर मेंटल चेंज आने लग जाएगा, शारीरिक चेंज हो गया, मानसिक हो गया, और डिमांड बढ़ने लग जाती है किसकी, सोसाइटी की या फिर पेरेंट्स की। और बच्चे के अंदर बहुत इस तरीके के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, लाइक कि मैं कौन हूँ, मैं लाइफ में बनना क्या चाहता हूँ, मेरे लाइफ के गोल क्या क्या हैं, फ्यूचर में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, लाइक इस तरीके से उसके लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन इस एज में यहाँ पे जनरेट होते हैं, और क्या वो इन सब के लिए सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन किस एज में आते हैं, 12 से 18 वर्ष यानी कि एडोलसेंस वाली एज में उसको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर उसको ये सारे क्लियर हो जाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान में वो क्लियर होता है। अब आप बोलेंगे इसमें भी इन्फ्लुएंस है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस हर स्टेज में आ रहा है और होना भी चाहिए। बच्चा कोई भी काम अकेले तो कर नहीं सकता, बिना इन्फ्लुएंस के, बिना किसी पहल के, बिना किसी के सपोर्ट के उसको रास्ता नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ हु वन इज एंड वेयर हु इज़ गोइंग। जैसे कि अगर बच्चे को साफ सीधी बात इस एज में अगर ये पता चल जाता है कि वो कौन है, उसे लाइफ में बनना क्या है, उसके गोल क्या है, फ्यूचर में वो अपने आप को कहाँ देखता है, किस तरीके से वो अगर प्रोसेस यानी कि जो वो अपने लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा है, अगर ये सारे का जवाब उसके पास है, तब तो उसकी आइडेंटिटी एकदम क्लियर है कि हाँ वो अपनी लाइफ में जो चीज़ करना चाहता है वो उस ट्रैक पे चल रहा है। बट अगर नहीं है तो वहाँ पर आती है कन्फ्यूजन की बात। कन्फ्यूजन की बात किस तरीके से आती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आज के टाइम पे हमारी एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी हद तक बदल भी गई है।
तो बच्चा क्या होता है, कभी कभी अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के ज़रिए या फिर उनके थ्रू या बोलने के अकॉर्डिंग ही बच्चा किसी फील्ड में चला जाता है। लाइक उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, बन भी जाता होगा, कहीं कहीं पर वो रुक भी जाते हैं, बात अलग है, बट बन जाते होंगे। बट फिर भी बच्चा उसमें संतुष्ट नहीं होता। उसको तब भी लगता है कि यार मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे आखिरकार बनना क्या है, मुझे किस ट्रैक पे एग्जैक्टली चलना का है। तो यार वो ओवरऑल देख रहा है तो वो क्या है, कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर कि फ्यूचर में वो अभी भी अपने आप को किस तरीके से देखना चाहता है। जैसे एक होता है हमारा किसी कोई एम है लाइफ का, बट हम उस एम से भी खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमें बनना क्या है, क्योंकि हमें किसी और ने बोला है कि हमें टीचर इंजीनियर ये सब करना है तो हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आ जाती है आपकी कन्फ्यूजन वाली बात। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी एज आप लोग कह सकते हैं एज नंबर 5, जिसमें एरिक्सन ने सबसे सही चीज़ बताई है कि इसी में बच्चे को अपनी आइडेंटिटी की सही पहचान होती है, और जिससे बच्चा अपने आप को, मतलब पहचान इन द सेंस वो चाहे वो आइडेंटिटी हो या फिर कन्फ्यूजन की बात करें, इसी वो एडोलसेंस वाली एज में ही बच्चा सही समझ पाता है कि वो अपने सही ट्रैक पर चल रहा है या फिर वो सही ट्रैक पर नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन हो रहती है। तो इसका भी आप लोग नॉर्मल लिख लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक्स में अगर इसकी बात बताऊं कि अगर इसकी विशेषता क्या है इस वाले स्टेज की, तो आप इसे फाइडलिटी के नाम से भी याद कर सकते हैं। फाइडलिटी का मतलब कि इस एज में बच्चे को अपना आइडेंटिटी क्लियर होती है, अपनी पहचान उसे साफ साफ पता होता है, उसे अपना फ्यूचर दिख रहा होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट, इसका भी इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया किस तरीके से, आसपास यानी कि सराउंडिंग, आसपास से ही बच्चा अपने हर चीज़ को सीखेगा, देखेगा। ठीक ठीक नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं हम लोग। इस वाले में मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि इसमें बच्चे की जो कन्फ्यूजन के बारे में मैं रिपीट कर दे रही हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। आई होप मेरी वीडियो यहाँ पे पॉज हो गई थी कि आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन में सिंपल स्टेज, जो एरिक्सन ने बहुत अच्छी बात बोली है कि बच्चे को इस एज में, बच्चे की जो ये 12 से आपकी 18 की जो वर्ष की उम्र होती है, ठीक, इसमें बच्चे को अपनी आइडेंटिटी की पहचान हो जाती है कि वो कौन है, उसे फ्यूचर में क्या बनना है और उसके फ्यूचर्स के गोल क्या क्या हैं। अगर उसको ये अपने हार्डवर्क जो अपनी लाइफ में वो कर रहा है, अगर उसको लगता है कि वो सही ट्रैक पे चल रहा है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पता है, और इस सब की जो वो अपने सही ट्रैक पे चल रहा है, हार्डवर्किंग करना है, उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं कि उसका आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, वो है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग ही होगा, आसपास के लोग ही हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं सब चीज़ों के बारे में। और बच्चा अनसक्सेसफुल कब होता है? रिसोल्यूशन लीडिंग टू आइडेंटिफाई कन्फ्यूजन और अ नेगेटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक गलत आइडेंटिटी या फिर कोई गलत ट्रैक को पहचानने में, जब बच्चे को पता ही नहीं होता, कभी कभी होता है कि उसे आखिरकार बनना क्या है, तो इसी एज पे बच्चा एक तरीके से कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से वो लाइक कभी कोई कह देता है, जैसे आज की एजुकेशन पॉलिसी मैंने आपको बताई कि बच्चा बड़ों के कहने से या फिर दोस्तों को देखा देखी कोई और स्टडी कर लेता है, बट उसे तब भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, आखिर उसका फ्यूचर में गोल क्या है। एक ही चीज़ पे वो 2 डिग्री हासिल कर लेता है, उसे इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो इस चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन रहती है। तो ये बहुत अच्छी अवस्था बताई है एरिक्सन ने कि इस एज में बच्चा अपने आप को आइडेंटिटी कर लेता है, पहचान लेता है कि उसे अपने लाइफ में करना क्या है और उसे क्या चीज़ अचीव करनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंटीमेसी और आइसोलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि हमारी 6th स्टेज है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में युवा व्यवस्था या फिर अंतर्गता भी बोल सकते हैं, अलगाव। ये जो होती है वो आपकी होती है 18 से 35 ईयर्स की। ठीक है, 18 से 35 वर्ष तक की एज होती है। टाइम टू शेयरिंग वन सेल्फ विद अनदर पर्सन, अब ये वो समय होता है जिसमें अपने आप को दूसरे के साथ हमें शेयरिंग करना होता है, यानी कि क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक चाहे एग्जांपल के तौर पे बोलें कि ये वो एज होती है जिसमें हम लोग अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। ठीक है, या फिर हमें अपने लाइफ पार्टनर, आप बोल सकते हैं कि लाइफ पार्टनर होते हैं, या फिर कोई लव वगैरह कोई अपना पार्टनर हम लोग ढूंढते हैं। यानी नॉर्मल कह सकते हैं कि ये वो स्टेज होती है जिन पर हम सेंस ऑफ ट्रस्ट की बात है, जिसमें हम सेफ्टी कमिटमेंट वाली फीलिंग आती है। ये होती है आपकी कमिटमेंट वाली फीलिंग इन द सेंस कि इस एज में हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें जो हम जिससे हम इंटीमेट होने से इस एज में डरते नहीं हैं। ठीक है, तो वो सब किस में आ जाता है आपके एज, इसमें जिसे कैपेसिटी टू होल्ड कमिटमेंट विद अदर लीड टू इंटीमेसी, यानी कि इस एज में हम इसकी कैपेसिटी रख सकते हैं कि जिसके साथ हम कमिटमेंट रख रहे हैं तो वो हमें किसकी ओर ले जाती है? इंटीमेसी की ओर। फेलियर टू स्टैब्लिश कमिटमेंट लीड टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, थर्ड वही वाली बात आ गई कि इसमें अलगाव के बाद कब आ जाती है? जब उसके अंदर इस तरीके की फीलिंग आ जाती है कि जो उसने कमिटमेंट दिया है वो किस तरफ है, धीरे धीरे नेगेटिविटी को लेकर। ठीक है,
यानी कि अगर जो धीरे धीरे उसका सेंस ऑफ ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, दूसरे के साथ रहकर, चाहे दोस्ती को लेकर ही उसे पता चलता है कि वो उसकी दोस्ती जो है वो सही नहीं है, वो गलत राह पे चल रहा है। जैसे लाइक होता है, हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, तो एक टाइम पर वो लगने लग जाता है कि नहीं, हमने गलत दोस्त बनाए। या फिर जब हम किसी एक क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, हमें पता चलता है कि ये हमारे लाइफ पार्टनर के लिए नहीं बनने के लायक नहीं है, हमारा कमिटमेंट, सेफ्टी कमिटमेंट नहीं लग रहा, और ये सारी चीज़ों को लेकर जब आता है तो वो आ जाता है हमारा आइसोलेशन, यानी कि अलगाव होने के बाद पे आ जाता है। अगर ये सारी सिचुएशन अच्छी नहीं होती, लाइक क्लोज रिलेशन नहीं अच्छा रहता, दोस्तों के साथ सेंस ऑफ अच्छा नहीं रहता, हमारा सेफ्टी फील नहीं करते, तब आ जाता है वो हमारा किस पे, आइसोलेशन के स्टेज। तो ये वाली स्टेज पर किसी भी बच्चे को क्या हो, या फिर कोई भी हो, बच्चा नहीं कहूँगी, अडल्टहुड की बात आती है, तो ये वो एज होती है जिसमें एरिक्सन ने बोला है कि वो किसी और पर ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ, वो उसके साथ लॉयल रहेगा या फिर रहेगी। वो वाली सिचुएशन कौन सी वाली, स्टेज नंबर 6 पे आ जाता है। और वही सारी चीज़ें हैं कि अगर वो सब चीज़ें उसे नहीं मिलती, लॉयल वाली बात नहीं आती है, तो वो एक टाइम पर अपने आप को आइसोलेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसे लोनलीनेस वाली फीलिंग आने लग जाएगी कि उसके पास तो कोई एक अच्छा इंसान नहीं है, एक अच्छा दोस्त नहीं है, या फिर कोई ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं है जो उसके साथ लॉयल हो और जिसे मुझे उस पर ट्रस्ट कर सकूँ, या फिर कोई मुझे ऐसे समझ, ठीक है, या फिर वो मेरे साथ लॉयल रह नहीं सकता, या फिर जो भी है, मतलब अच्छी वाली पॉजिटिविटी सारी फीलिंग नहीं आती, तो वो आइसोलेशन में आ जाता है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स में आप लोग मेन चीज़ लिख सकते हैं, वो आप इसे कह सकते हैं लव, यानी कि जहाँ पर प्यार नहीं होता, चाहे दोस्ती को लेकर हो, रिलेशनशिप लेकर हो, तब तो वो समाज में आगे कुछ नहीं है, पर जिसके अंदर प्यार होता है, पॉजिटिविटी लेके चलेंगे तो समाज में वो प्यार भी देगा और हमारे को भी लेगा, जो चीज़ हमको समझेगा। तो इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, लाइक आपके इसके अंदर आप अगर इन्वायरमेंट को लेके चले तो आपके स्पाउस यानी कि जीवन साथी आपके होंगे, चाहे वो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई भी इसमें रिलेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, इतने में समझ में आ गया होगा। और ये वही वाली बात मैंने आपको बता दी कि ये वो समय होता है जिसमें हम लोग शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को, या फिर दूसरों के साथ, और एक वो कैपेसिटी होती है, वो क्षमता बढ़ जाती है जब हम दूसरे के साथ इंटीमेटी होने के लिए कमिटमेंट बनाते हैं। वही सारी चीज़ें जब नहीं होती, धीरे धीरे कोई भी चीज़ फीलिंग होने लगती है, जब हमें दिख रहा होता है कि हम अकेले हो गए, लोनलीनेस वाली फीलिंग आने लग जाती है, तो वो वाली स्टेज इसमें होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे स्टेज नंबर 7 पे, जो कि होती है आपकी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक। और इस वाली एज को हम लोग हिंदी में ये भी कह सकते हो, नाम तो बहुत अलग अलग होते हैं, मध्य आवश्यकता कह सकते हैं और ठहराव, या फिर आप लोग इसे ये भी कह सकते हैं जन जननात्मकता, ठीक है, ठीक, वर्सेस ठहराव, या फिर स्थिरता भी कह सकते हैं। तो आप इनमें से कोई से भी कह सकते हैं। तो ये वाली जो होती है वो होती है आपकी 35 से लेकर 65 तक आप ले सकते हैं, जो होपफुली अभी तक चल रहा है। तो 35 से लेकर 65 साल तक की ये वाली एज चल रही होती है। और इस एज में लाइक आप ये कह सकते हैं कि शादी हो जाती है और फैमिली बन जाती है, सोसाइटी को इसमें हम गिव बैक करते हैं, जैसे अच्छे काम करने लग जाते हैं, ठीक है। केयरिंग फॉर अदर इन फैमिली, फ्रेंड्स एंड वर्क लीड टू सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू लेटर जनरेशन, यानी कि हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लेकर, हम कामों को लेकर बहुत सारे अच्छे से रिस्पॉन्सिबल निभाते हैं, और आगे की पीढ़ियाँ अच्छा कर सके उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। बट इस वाले एज में लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अच्छा देते हैं कि आगे की जनरेशन को वो हर चीज़ कर सके, यानी कि बच्चों का अच्छा पालन पोषण करते हैं, और गुरुद्वारे, मंदिर, ये सारी कम्युनिटी सर्विसेज अलग अलग तरीके करते हैं। तो ये वो वाली लाइफ होती है। स्टैग्नेशन की भी इसमें बात आती है, ठहराव कब होगा, कि कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ बोर्डम एंड मीनिंगलेस, यानी कि वो आ जाएगा कि एक तरीके से टाइम पर इसमें हमें बोरियत लगने लग जाएगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसका अगर करेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हमें फीलिंग ऑफ जनरेशन और प्रोडक्टिव, यानी कि लाइफ का कुछ काम ही की है, क्या वो लगता है कि यार लाइफ का बस यही काम है, हमें बस यही सब करना है, तो वहाँ पे ठहरता आने लग जाती, कुछ चीज़ें हमें मीनिंगलेस लगने लग जाती। तो ओवरऑल है कि इस वाली एज में एरिक्सन ने बोला है कि जो मिडल अडल्टहुड वाली एज है, इसमें हर तरीके से इस एज में मैक्सिमम सबकी शादी हो जाती है, सब अपनी फैमिली बना लेते हैं, और फिर जो इसमें अपना कोई भी इंसान है वो अपना काम को अच्छा करने की कोशिश करता है, और ठीक है।
उसी का उल्टा जैसे स्टैग्नेशन वाली बात आ जाएगी, एक तरीके से बोर हो जाएंगे। और उन्हें भी जैसे कि पता है कि ना तो फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन कब ख़त्म हो जाती है, स्टैग्नेशन ठहराव कब आएगा, कि जब उनके पास जो है वो उसमें संतुष्ट रहेंगे, तब जाकर हमारी स्टैग्नेशन आती है। यानी जैसे मैंने आपको जनरेटिविटी में बताया है कि यहाँ पर इस एज में मैक्सिमम बच्चों की सबकी शादी हो जाती है, तो लोग क्या सोचते हैं कि वो अपने लाइफ में आगे और अच्छा काम करें, कंट्रीब्यूशन दें नए नए तरीके से, अच्छे अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, उनके पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छे अच्छे काम करें सोसाइटी में, जो भी सब है वो सब करें, सब कुछ मतलब इन फ्यूचर के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए सब कुछ अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है। बट यहाँ पे जब स्टैग्नेशन की बात आती है तो इसमें यानी कि कुछ लोग आपने देखा ही है, क्या होते ही हैं समाज में, कि जब उन्हें जो है उनके पास उसमें संतुष्ट रहते हैं कि ठीक है जो है जैसा है चल रहा है, जितना है चलेगा, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ ही लेंगे, हमें उसमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना है, ठीक नहीं डालते हैं, तो वो आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी मेन करेक्टरिस्टिक जो पॉजिटिविटी में है वो है केयर। जितनी अच्छी केयर करेंगे हर चीज़ की वो चीज़ होगी। इसका भी इन्वायरमेंट, इसकी भी आपका वातावरण देखेंगे तो कहाँ से मिलेगा, फैमिली और सोसाइटी से। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज में आपका ये दो चीज़ जो बताइए एरिक्सन ने बताइए। इसी से नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग चलते हैं, जो कि आपकी आती है स्टेज नंबर 8, इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपेयर। इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसअपेयर यानी कि आपके संपूर्णता भी कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको इजी वर्ड भी बता देती हूँ। और निराशा हो गया, ठीक है, संपूर्णता वर्सेस निराशा। अब इस वाली स्टेज में जहाँ पे इंटीग्रेटिव डिसअपेयर आता है, अब इस वाले में आता है कि सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ ऑल प्रीवियस क्राइसिस लीड टू इंटीग्रिटी एंड द एबिलिटी टू सी ब्रॉड ट्रुथ एंड एडवाइस दोज इन अर्ली स्टेज। यानी कि इस एज में आपने देखा होगा जो रिटायर लोग होंगे तो अपनी लाइफ के सारे एकम्प्लिश गिनते हैं। एकम्प्लिश यानी कि अपने लाइफ के अचीवमेंट गिनने लग जाएंगे। अचीवमेंट में आप ये कह सकते हैं कि जब इस एज में आने लगे तो माँ बाप का ख्याल अच्छा रखा मैंने और बच्चे को सही परवरिश भी दी मैंने, ऑफिस में भी मैंने सही काम किया, मैंने अपनी लाइफ में सोसाइटी का भी काफ़ी चीज़, जैसे हमने गरीबों की बहुत हेल्प करी। यानी ओवरऑल सारी की सारी अच्छी पॉजिटिविटी वाली फीलिंग इस एज में आती है इंटीग्रिटी में। वरना अगर मैं यहाँ पर अनसेटिस्फेक्शन की बात बोलूँ, रिग्रेट वाली फीलिंग आती है जहाँ पे लगता है कि वो तो उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया ही नहीं है। जैसे यहाँ पे डिसअपेयर अराइज होने लग जाता है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड बिटर सेंस दैट लाइफ हैज़ बीन इनकम्प्लीट। यानी कि निराशा असहायता की भावनाओं से उत्पन्न होती है और ये कड़वा भाव भी जीवन अधूरा है। तो ओवरऑल एरिक एरिक्सन ने इस वाली स्टेज में बोला है कि इस स्टेज तक जब वहाँ पे पहुँचते हैं, लेट अडल्टहुड से डेथ वाली एज पे जब हम पहुँचते हैं, तो इस स्टेज में जो कि हमारी 60+ एज होती है, तो इस स्टेज में सबके सब अपने लाइफ के अचीवमेंट को, एकम्प्लिशेस को गिनते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या काम किए। अगर उन्होंने अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल किया, बच्चों की परवरिश अच्छी की, उनके घर अच्छे से, यहाँ पे सब कुछ जो भी उनके लाइफ में उनका करना चाहिए वो सब अच्छे से किया है, और मतलब गरीबों की बहुत मदद की है, मतलब लाइफ में सारे अच्छे अच्छे काम अगर किए हैं, तो उन्हें एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि उन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बिताई है और बहुत अच्छे से काम किया है। तो एक इनके करेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो विजडम वाली फीलिंग आती है कि हाँ, जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में किया वो सक्सेसफुल पा लिया। और वहीं कुछ लोग होते हैं, अगर यही सब चीज़ें उनको लगता है कि यार मैं इस एज पे आ गया, तो उन्हें वो भी अब काउंट करने लग जाएंगे कि मैंने तो अपने माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है, हर वक्त मैंने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाया, उनकी परवरिश में मेरी कमी रह गई थी, या फिर मैं ऑफिस में ये नहीं कर पाया, मैंने उतने पैसे नहीं कमा पाए कि आज मैं इस एज में आ गया हूँ कि मेरे परिवार इतना मतलब प्रॉब्लम है। लाइक बहुत सारी ऐसे डिसअपेयर वाली बात आ जाती है जहाँ पे वो निराशा हो जाता है, तो वो वाली बात आ जाती है आपकी डिसअपेयर पे। मतलब इस एज में भी दो, हर एक एज में एरिक एरिक्सन ने बताया वो दो स्टेजेस है, एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी, जो कि इस पूरे वर्ल्ड में हर तरीके के लोग रहते हैं, इस एज में सब लोग करते हैं। तो सोसाइटी इन्फ्लुएंस भी इसी के अंदर आ जाएगा। वो होगा ऑल ह्यूमन, सभी का इन्फ्लुएंस होता है इस वाली एज के अंदर। ठीक, ये पूरे के पूरे मैंने आपको 8 के 8 स्टेज समझा दिया। आई होप इजी वे में समझाए होंगे, कुछ बेसिक पॉइंट बताया होगा और आपने खुद के भी एक्स्ट्रा नोट्स बनाए होंगे। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और आगे ऐसी वीडियो
लेकर आऊँ, क्लासेस कंटिन्यू रखनी है, कौन कौन से टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए वो भी आप लोगों को बताना है, जिससे मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आप आऊँ। और ये सारे 8 स्टेजेस जो मैंने आपको ईजी वे में बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लास्ट स्टेज थी जिसमें एरिक्सन में जैसे मैंने बताया कि जो भी उन्होंने 8 स्टेज दी है उसमें उन्होंने सारी बताई कि हर एक एज में यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने भी अपनी थ्योरी में वही चीज़ बता दी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। सो इन्होंने जीवन अवधि विकास सिद्धांत इसीलिए दिया था क्योंकि पूरा का पूरा ये किस पे डिपेंड होता है, सोशल एनवायरनमेंट यानी सोशल और कल्चर पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।